हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो हम इनको अलग अलग पढ़ चुके हैं कि जब हम एसी वोल्टेज को रेसिस्टर पे अप्लाई करते हैं, इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं या कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं सेपरेटली, तो उसमें जो है करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होती है। करंट जो है सेम फेज में होती है या लैग करती है या लीड करती है। अब हमने तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में लगा दिया है। हमने एक रेजिस्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और इंडक्टर जिसका कि इंडक्टेंस L है। उसको हमने तीनों को सीरीज में AC वोल्टेज से लगा दिया है। तो लेट द वोल्टेज अप्लाइड एट एनी इंस्टेंट, AC वोल्टेज है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये हमने वोल्टेज जो है अप्लाई करी है। ठीक है, तो अब इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज किसी इंस्टेंट पे लेट I इज द करंट, किसी भी टाइम पे ले रहे हैं हम, किसी भी इंस्टेंट पे I करंट है, Q जो है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एट एनी इंस्टेंट T। तो इनके क्रॉस कितना कितना वोल्टेज होगा। I करंट है तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू R। इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। Q इस पे चार्ज है कैपेसिटर पे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, Q अपॉन C। ठीक है, और जो इंडक्टेंस में जो वोल्टेज डेवलप होगा बैक ईएमएफ वो कितना होगा, L di बाई dt। ठीक है, तो अगर हम जो है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इस लूप में लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, ये जो टोटल ईएमएफ है Vm साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री, क्योंकि नेट ईएमएफ जीरो होना है तो इन तीनों का सम, यहाँ हम लिख सकते हैं IR प्लस L di बाई dt प्लस Q अपॉन C। अब हमें I की वैल्यू निकालनी है कि करंट जो है वो किस फेज में होगी और कितनी होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम जो है फेजर डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इजी मेथड यूज कर रहे हैं, फेजर डायग्राम के हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। फेजर डायग्राम्स हम तीनों केसेस में पढ़ चुके हैं, L, C और R में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर R, I एंड V आर इन सेम फेज, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है उसमें। फिर हमने पढ़ा था इंडक्टर के लिए, I लैग्स बाय पाई बाय 4 बिहाइंड V। I जो है V को लैग करती है, V के पीछे रहती है, कितना, पाई बाय 2, यानी कि क्वार्टर साइकिल से। देन फॉर C, I लीड्स V बाय पाई बाय 2, जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करती है कितने से, पाई बाय 2 से। ठीक है, तो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट सीरीज में हैं, R, L एंड C आर इन सीरीज, और सीरीज में हम लेते हैं करंट सेम होती है, तो लेट सीरीज एंड लेट करंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट है वो तीनों में सेम होगी, कितनी होगी, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने प्लस फाई ले लिया क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसमें कितना फेज डिफरेंस है, ये हमें फाई निकालना है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया है कि करंट जो है वो इसमें फेज डिफरेंस फाई का है, करंट और वोल्टेज में, और ये करंट जो है तीनों में सेम होगी, सीरीज में होगी, सीरीज में है ये, तो करंट इज सेम इन R, L एंड C, तीनों में करंट सेम है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने पहले क्या करा है, I ड्रॉ कर लिया है, ये दिस इज I, करंट ड्रॉ कर ली हमने, और करंट कितनी है, IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट शुरू करते हैं एक एक्सिस से, तो करंट किसी भी इंस्टेंट पर जो है वो हमें इस वेक्टर से मिल रही है, ये जो I ओमेगा टी प्लस फाई के एंगल पे है।
पहले केस में आर में क्या होता है, आई और वी सेम फेज में है। तो अगर वी आर जो है रेसिस्टेंस अक्रॉस दी वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर है, तो वी आर जो है सेम फेज में होगा, जिसमें जहां करंट है वहीं वी आर होगा, सेम फेज में होगा। एल के लिए क्या होता है, आई लैग्स बाय पाई बाय 2, आई लैग करती है, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है लीड करता है। तो ये जो एल के अक्रॉस वोल्टेज है वो इससे पाई बाय 2 आगे होगा, क्योंकि हम जो रोटेशन लेते हैं वो इस डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं। पाई बाय 2 आगे है, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर होगा, पाई बाय 2 आगे होगा। देन फॉर सी आई लीड्स बाय पाई बाय 2, आई लीड करती है, इसका क्या मतलब है, V जो है वो लैग करता है। तो इसका अगर वोल्टेज VC है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो जो है पाई बाय 2 लैग कर रहा है, इसके पीछे होगा यहाँ पे। तो ये VL है और VC है और ये VR है। VR क्या है, रेसिस्टर वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, VC वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, और हमको पता है कि ये जो फेजर्स लेते हैं हम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनका मैग्नीट्यूड, जो फेजर्स का मैग्नीट्यूड है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को या पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम इसका कंपोनेंट लें तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। इसका कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वेक्टर है ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसके मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो वी आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। वी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी की जो वी सी है उसकी पीक वैल्यू। और वी एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वी एल है उसकी पीक वैल्यू, यानी कि हमने m लगा दिया है इसमें, ये वी एल एम, ये वी आर एम, ये वी सी एम। इट मीन्स ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें इन तीनों वोल्टेज का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वोल्टेज का सम निकालने के लिए, ये वी एल और वी सी इनमें क्या है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी कि ये ऑपोजिट फेज में है। ऑपोजिट फेज का क्या मतलब होता है कि एक की पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है तो दूसरे की पोलैरिटी नेगेटिव है। यानी कि इन दोनों को ऐड करने के लिए जो हम VL प्लस VC निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो भी बड़ा क्वांटिटी है उसमें से हम छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस फिगर में हम देख रहे हैं ये VC बड़ा है और VL छोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, VC माइनस VL, या हम ले पीक वैल्यूज के टर्म्स में तो VCM माइनस VLM, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा किसका, इस वेक्टर कहना ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। ये जो हम फेजर्स यूज करते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स, ये एक बहुत अच्छी चीज है इन हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स को यूज करने के लिए। जो भी स्केलर्स हमारे हार्मोनिकली वेरी करते हैं उनको हम फेजर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रोटेटिंग वेक्टर्स से। और उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी इंस्टेंट पे इन हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स की क्या बताते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इनको जो है स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है, हालांकि ये हैं स्केलर्स लेकिन हम इनको वेक्टर्स की तरह देखते हैं और उसी की तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा, वेक्टर कहना, ये जो टोटल वोल्टेज आएगी VC और VL के अक्रॉस, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास VC प्लस VL आएगी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, VCM माइनस VLM। इधर हमारे पास वोल्टेज कितनी है, VR, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसकी पीक वैल्यू है यानी कि VRM। ठीक है, अब हमें नेट वोल्टेज निकालना है, यानी कि इस वोल्टेज VC प्लस VL और VR तीनों को सम करना है। तो इसके लिए भी जो है हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करके, ये हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो डायगोनल आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है तीनों की कंबाइंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। कंबाइंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यानी कि ये VM को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले VM को, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ये निकालना है हमको। ये हमने लिया था V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी, और ये पूरा एंगल हमने लिया था ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये एंगल कितना बच गया हमारे पास, फाई। और इस एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं।
तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से Vm की वैल्यू निकालेंगे, जो नेट वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले हम इन टर्म्स को, ये जो पीक वैल्यू ऑफ L, C एंड R है, उनको हम करंट के टर्म्स में लिखते हैं। पीक वैल्यूज ऑफ VR, VL एंड VC कैसे लिखेंगे? VRM इसकी पीक वैल्यू है VRM, इसको हम लिख सकते हैं करंट, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस। पीक वैल्यू ऑफ VL, VLM दैट कैन बी रिटन एज IM इनटू, और जो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। देन VCM that can be written as IM into XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वेयर जो है ये XL क्या होता है? ओमेगा L, एंड XC that is equal to 1 upon ओमेगा C। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये हमने इन तीनों की पीक वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्राइंगल के लिए। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके Vm की वैल्यू निकालेंगे। सो वी गेट by Pythagoras theorem, we can write Vm square is equal to, ये बेस का स्क्वायर दैट इज Vrm का स्क्वायर, प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज Vcm माइनस VLM इसका स्क्वायर। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन तीनों क्वांटिटीज से। Vrm की जगह लिखेंगे हम Im इंटू R का स्क्वायर, Vcm दैट इज Im इंटू XC, VLM Im इंटू XL इसका स्क्वायर। तो इसमें से Im स्क्वायर तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है हमारे पास, ब्रैकेट में क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालनी है करंट Im। कैसे लिखेंगे हम इसको? Vm स्क्वायर रूट करके और इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है कैसा है? ये V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू V अपॉन समथिंग, एंड दैट समथिंग इज नोन एज इम्पीडेंस। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड Z इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जैसे हमारा होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, या हमने यहाँ पढ़ा है I इज इक्वल टू V अपॉन XL, I इज इक्वल टू V अपॉन XC। तो हमने XL और XC को डिफाइन किया था कि क्या है? ये रेसिस्ट कर रहे हैं करंट को। इसी तरह से ये जो क्वांटिटी है Z, ये भी करंट को कंट्रोल कर रही है, V अपॉन Z। तो Z ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, Z कम होगा तो वो करंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये भी रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है। किसको? फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट कर रही है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, ये तीनों का रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टर भी लिया है हमने, कैपेसिटर भी लिया है और इंडक्टर भी लिया है। तो इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेसिस्टर, कैपेसिटर and inductor to the flow of current। करंट के फ्लो को ये जो तीन रेसिस्ट करते हैं, कितना रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। और इसकी भी SI यूनिट वही सेम होगी, SI यूनिट ऑफ Z दैट इज ओम। जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फेज एंगल फाई। तो इस एंगल फाई को निकालने के लिए हम फिर से यही ट्राइंगल यूज करेंगे जिससे हमने Vm की वैल्यू निकाली थी। तो इस ट्राइंगल से अगर हम देखें tan फाई क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स दिस टर्म VCM माइनस VLM अपॉन बेस दैट इज VRM। अगर इनकी वैल्यूज रख दें हम, दैट्स वन इज Im इंटू XC, दिस इज Im इंटू XL,
and this one is Im into R. तो Im कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये बचा XC minus XL. This one is Im into R, or we can write it is equal to XC minus XL upon R, that is 10 phi. तो हम निकाल सकते हैं कि phi कितना होगा. Phi is equal to 10 inverse XC minus XL upon R. यानी कि करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है इस केस में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, XC, XL और R पे डिपेंड कर रहा है. ये जो फेज डिफरेंस है, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन थी, ये वाली हमारी जो VR की डायरेक्शन थी, ये करंट की डायरेक्शन थी, और ये हमने जो है नेट वोल्टेज की डायरेक्शन निकाल ली है तीनों की. तो ये जो इनके बीच में फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई का, और जिसको हम इससे निकाल सकते हैं. इससे पहले हमने निकाला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, और ये हमने निकाला है 10 फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक ये ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका कि हाइपोटेन्यूज Z है और XC माइनस XL इसका परपेंडिकुलर है, R इसका बेस है और फाई एंगल है, तो इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं सेम क्वांटिटी 10 फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R, और अगर हम Z निकालें तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. तो इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं इम्पीडेंस डायग्राम या इम्पीडेंस ट्राइंगल. ये सेम यही वाला ट्राइंगल है जिसको हमने इम्पीडेंस की टर्म्स में लिखा है. ठीक है, अब ये जो करंट निकाली है हमने और वोल्टेज के बीच का एंगल निकाला है फाई, ये फाई डिपेंड करेगा XL पे, XC पे और R पे. मेनली XL और XC पे डिपेंड करेगा. ये क्यों, अगर XC बड़ा है या हम कह सकते हैं VC बड़ा है और VL छोटा है, तो इनका जो हम सम निकालेंगे इस डायरेक्शन में आएगा, और जो नेट वोल्टेज है वो इधर आ रही है, यानी कि ये जो फाई एंगल है क्या शो कर रहा है कि ये जो V है वो I से लैग कर रहा है. V लैग्स I बाय I, और इसका मतलब अगर XC इज ग्रेटर देन XL, अगर XC बड़ा है, VC इज ग्रेटर देन VL, इसका मतलब है XC इज ग्रेटर देन XL. तो फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इस टर्म से भी देख सकते हैं कि फाई कैसा है, पॉजिटिव है. एंड द सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव. कैपेसिटिव है, इट मीन्स द करंट इन द सर्किट लीड्स द सोर्स. करंट जो है वो लीड कर रही है, या हम कह सकते हैं वोल्टेज इज लैगिंग. V लैग्स I बाय फाई, फाई एंगल से लैग कर रहा है. इसी तरह से अगर XC बड़ा है और XL छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये फाई एंगल किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा. ये फाई एंगल इधर आ जाएगा इस साइड, यानी कि जो V है वो लीड करेगा. इफ XC इज लेस देन XL देन फाई इज नेगेटिव एंड द सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव. कॉन्सिक्वेंटली द करंट इन द सर्किट लैग्स द वोल्टेज सोर्स. इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये जो है ये VL बड़ा होता है और ये VC छोटा होता है, तो हम इनका जब नेट निकालते हैं वो इस डायरेक्शन में आता है, ऐसे ये VL माइनस VC प्लस VL इधर आता, और ये VR है. जब हम इनका सम करते हैं ऐसे तो नेट वोल्टेज हमारी जो है इस डायरेक्शन में आती है, यानी कि ये I है और V हमारी इस डायरेक्शन में आती है. ये एंगल फाई है, तो हम कह सकते थे कि V जो है I को लीड कर रही है या I जो है V से लैग कर रही है. तो अगर XC बड़ा है तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव की तरह, कैपेसिटिव सर्किट की तरह. कैपेसिटिव मीन्स I will लीड द वोल्टेज. और अगर XC बड़ा है तो वो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा. इट मीन्स करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज सोर्स. तो हमने सीरीज LCR सर्किट में वोल्टेज और करंट की रिलेशन निकाली. V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t एंड I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस फाई, वेयर phi is given by 10 phi is equal to XC minus XL upon R. ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. पहला V के लिए हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. V is equal to Vm sin ओमेगा t.
ये ग्राफ शो कर रहा है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट क्या कर रही है, ये फाई एंगल उससे आगे है। कब, अगर XC इज ग्रेटर देन XL तो फाई हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फाई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब करंट जो है वो लीड कर रही है। लीड कर रही है मतलब ये वोल्टेज का मैक्सिमम है यहाँ पर, तो करंट का मैक्सिमम कहाँ होगा, इससे 5 एंगल आगे होगा। ये फाई जो है, ये फेज है इसका, फाई जो है वो आगे होगा, करंट का मैक्सिमम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम करंट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। करंट का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ करंट जो है इसको लीड कर रही है। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने कोई भी टाइम लिया है t1, तो उस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके जिन पॉइंट्स पे वो कट कर रही है उनको हम उनके थ्रू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। और ये जो ओरिजिन है इसको हम वोल्टेज वाली लाइन से मिलाएंगे तो हमको वोल्टेज का वेक्टर मिल जाएगा। करंट वाली लाइन से मिलाएंगे तो हमको करंट का वेक्टर मिल जाएगा। करंट हमने इधर ड्रॉ करी है, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज थी और वोल्टेज का एंगल कितना था, ये कितने फेज पे थी, ओमेगा टी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कैसे मूव करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे। करंट लीड कर रही है तो करंट जो है इससे आगे होगी, वोल्टेज से आगे होगी, तो इसलिए हमने करंट को यहाँ पर लिया है। ये करंट को शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। ठीक है, और अगर जो है XC इज लेस देन XL तब हमारे पास क्या होगा, फाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I को हम लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यानी कि इस केस में करंट जो है वो लैग करेगी। तो वोल्टेज का मैक्सिमम यहाँ पर था, तो करंट का मैक्सिमम जो है इससे थोड़ा सा हटके, सपोज यहाँ पर करंट का मैक्सिमम है और ये एंगल जो है वो फाई है, तो करंट का मैक्सिमम यहाँ पर होगा। तो हम करंट का ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ड्रॉ करेंगे कि करंट जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज को अब ये लैग कर रही है। ये ग्राफ जो है इस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जब ये लैग कर रही है। तो इस केस में वोल्टेज लैग करेगी या करंट लैग करेगी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा वो डिपेंड करता है XL और XC पर। अगर XC ज़्यादा है तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, और अगर XL ज़्यादा है तो वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो नेक्स्ट टर्म इसमें आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है। ऑसिलेशंस वाला चैप्टर जो था उसमें हमने रेजोनेंस के फिनोमिना को डिस्कस किया है। क्या होता है रेजोनेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट कर सकती है, इट इज़ कैपेबल टू ऑसिलेट, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। उसके ऑसिलेशंस की जो है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो ऑसिलेट करती है। अगर हम उसके ऊपर एक पीरियडिक फोर्स लगाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा जो है वो झूले पे झूल रहा है, तो जब वो झूले पे झूल रहा है तो उस झूले की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अगर उस पर जो है एक पीरियडिक फोर्स लगाया जाए, बार बार जो है उसको पुश किया जाए इस फ्रीक्वेंसी से कि उसकी जो हम पुश कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो हम देखते हैं कि स्विंग के ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये तो रेजोनेंस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में था। अब हमें पढ़ना है रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। तो इसमें क्या, कैसे डिफाइन करते हैं हम रेजोनेंस को, व्हेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम द करंट इन द सर्किट विल बिकम मैक्सिमम। जैसे इसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसमें क्या है, करंट विल बिकम मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस ऑकर्स इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि करंट जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। हमने लास्ट टाइम करंट निकाली थी LCR सर्किट में, IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो रेजोनेंस पे क्या होना है, Z मिनिमम एंड
करंट जो है वो मैक्सिमम, ये चाहिए हमको कंडीशन। ये कब होगी, z मिनिमम कब होगा, जब ये टर्म मिनिमम है। अब इसमें ये भी स्क्वायर टर्म है और ये भी स्क्वायर टर्म है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, हमने पिछली बार दो केस पढ़े थे इसके, xc ग्रेटर देन xl और xl ग्रेटर देन xc, दो केसेस पढ़े थे। अगर xc ग्रेटर देन xl है तब भी ये टर्म पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का स्क्वायर, और अगर xl ग्रेटर है xc से तब ये नेगेटिव का स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मिनिमम कब होगा, व्हेन xc इज इक्वल टू xl, जब ये दोनों रिएक्टेंसेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में है ये z जो है मिनिमम हो जाएगा और I जो है मैक्सिमम हो जाएगी। z कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r। और करंट कितनी हो जाएगी, करंट इज जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज Vm अपॉन Z विच इज इक्वल टू Vm अपॉन R। तो जब जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम पे Z इज इक्वल टू R और क्या है ये मिनिमम, एंड करंट इज इक्वल टू Vm अपॉन R and the current is maximum. This condition is called resonance. और जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, xc इज इक्वल टू xl। सपोज फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट लेते हैं हम, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट l, या हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट l c। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, XL और XC बराबर हो जाएंगे, XL XC बराबर होंगे तो क्या होगा, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। अगर हम करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करें, तो इधर हमने जो है फ्रीक्वेंसी ली है रेडियन पर सेकेंड में और इधर हमने करंट लिया है। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस पे क्या है, करंट मैक्सिमम है। और अगर इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो करंट जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम ओमेगा को बढ़ाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, XL इंक्रीज हो जाएगा। तो XL इंक्रीज हो जाएगा तो XL माइनस XC वाली टर्म फिर हमारी जो है नॉन जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि Z बढ़ जाएगा और IM डिक्रीज हो जाएगा। और ओमेगा को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो XL डिक्रीज होगा, XL डिक्रीज होगा तो फिर जो है XC बड़ा हो जाएगा और XL छोटा हो जाएगा, तो उस केस में भी हमारी करंट जो है वो मैक्सिमम से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इम्पिडेंस जो है वो R से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो दोनों तरफ जो है करंट का फॉल होता है, करंट कम होती है। और मैक्सिमम वैल्यू करंट की कब होती है, जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये दो ग्राफ दिखा रखे हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसलिए हम देख रहे हैं कि I मैक्सिमम जो है वो दोनों में अलग अलग है। और इसमें R1 इज लेस देन R2, R1 कम है इसलिए करंट इसकी ज़्यादा है, R2 जो है ज़्यादा है इसलिए इसकी मैक्सिमम करंट कम है। लेकिन दोनों ही केस में जो है वो करंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा करने पर करंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसका क्या यूज़ है, तो रेजोनेंस का क्या यूज़ है, रेजोनेंट सर्किट्स हैव ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट्स। जब हम टीवी और रेडियो को ट्यून करते हैं उसमें यूज़ होता है ये। द एंटीना ऑफ द रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे रेडियो स्टेशन से या टीवी स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। और हमको जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, उससे उसके हिसाब से हमें अपनी रेडियो को या टीवी को ट्यून करना है। तो क्या करेंगे, वी वैरी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो हमें जिस भी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है उसके हिसाब से हम C को चेंज करेंगे। C क्या होता है, कोई कैपेसिटर लिया है हमने, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
तो इसमें क्या करते हैं, हम डी को चेंज करते हैं। ये प्लेट्स को जो है, प्लेट्स का डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं या प्लेट्स का डिस्टेंस जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो डी को चेंज करने से सी चेंज हो जाता है, तो हम सी को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। जब हम नॉब को घुमाते हैं तो सी चेंज होता है, और सी को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, जो हमको सिग्नल कैच करना है उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा ये सिग्नल है, इसकी जो करंट है वो मैक्सिमम होगी और ये इस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेगा। ठीक है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट रेजोनेंस इज एग्जिबिटेड ओनली इफ बोथ एल एंड सी आर प्रेजेंट। रेजोनेंस तभी होगा जब हमारे पास एल और सी दोनों हैं। सिर्फ एल सर्किट है उसमें नहीं होगा, सिर्फ सी है उसमें भी नहीं होगा, आर एल है तब भी नहीं होगा, आर सी भी नहीं होगा। एल और सी दोनों होंगे तभी जो है हम रेजोनेंस शो कर सकते हैं उसमें। देन इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस क्या होता है, इनका यूज क्या है, ट्यूनिंग सर्किट्स में हम फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करने में यूज करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो है अगर रेजोनेंस सही नहीं होता है तो ट्यूनिंग करते हुए दो स्टेशन हम कैच कर लेते हैं, दो फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैच हो जाती हैं। तो वो डिपेंड, हम किसी फ्रीक्वेंसी को कितने अच्छे से कैच करते हैं वो डिपेंड करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये जो रेजोनेंस ग्राफ बनाया था, इसकी शार्पनेस, ये जो पीक है ये कितनी शार्प है, जितनी शार्प होगी उतनी ही उसकी जो ट्यूनिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो शार्पनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, शार्पनेस के लिए हम डिफाइन करते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। इस ग्राफ में ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, इस पे पावर क्या है, आई मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है। तो द फ्रीक्वेंसीज एट विच द पावर बिकम्स हाफ, और पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर हम पावर को हाफ कर देंगे तो I कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स। तो वो फ्रीक्वेंसीज जिन पे करंट 1/√2 टाइम्स हो जाती है उनको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर करंट कितनी है, 1 एम्पियर है, √2 टाइम्स यानी कि √2 एम्पियर, 1/√2 एम्पियर दैट इज 0.707 एम्पियर, ये यहाँ पर कहीं पे होगी। तो हम जो है ये फ्रीक्वेंसीज डिफाइन करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी पे और इस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम प्लॉट करें ये, तो एक ये फ्रीक्वेंसी और एक ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों पे क्या है, पावर कितनी हो रही है, I इज इक्वल टू आई एम अपॉन √2, इतनी हो जाती है। मैक्सिमम पावर जो है मैक्सिमम करंट जो है वो 1/√2 टाइम्स हो जाती है, इनको हम हाफ पावर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको हमने ले लिया है ω1 और इस फ्रीक्वेंसी को ले लिया है ω2, यानी कि इस तरह से लिया है हमने कि सिमेट्रिक है, ओमेगा नॉट से दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे। ω1 लिया है हमने ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ω2 लिया है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ω1 माइनस ω2, द डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, और अगर हम ये क्वांटिटी निकालें कौन सी, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। और ये क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी ट्यूनिंग जो है वो अच्छी होगी, या हम कह सकते हैं रेजोनेंस शार्प होगा। The quality factor is regarded as the measure of sharpness of the resonance. The smaller delta omega, ये जो width है जितनी कम होगी, the sharper or narrower is the resonance. The quality factor is defined as, कैसे define करेंगे हम, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ को डिफाइन कर देते हैं, वी गेट द क्वालिटी फैक्टर दैट इज 0 ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ दैट इज 2 ओमेगा, और इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को। तो हमने जो Q फैक्टर डिफाइन किया है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने पढ़ा है एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC एंड XL इज इक्वल टू XC, या हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट C। ठीक है, एंड Z इज इक्वल टू R, एंड व्हाट अबाउट करंट, करंट इज इक्वल टू VM अपॉन R।
अब अगर हम एक हाफ पावर पॉइंट लेते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ली है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगी वो कितनी होनी चाहिए, आई एम अपॉन रूट 2, या हम लिख सकते हैं वी एम अपॉन आर रूट 2, इतनी करंट होनी चाहिए। ठीक है, इस पे करंट हम कैसे निकालेंगे, वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी क्यों लिया है हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ओमेगा नॉट से ज़्यादा है, तो एक्सएल बड़ा होगा, एक्सी छोटा होगा, इज इक्वल टू वी अपॉन आर रूट 2, वी एम अपॉन आर रूट 2। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर रूट 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो ओनली आर स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे, वी विल गेट ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C इज इक्वल टू आर। ओमेगा 1 की वैल्यू रखेंगे, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। या हम लिख सकते हैं इसको, ओमेगा नॉट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन, इसमें भी हम जो है डिनोमिनेटर में ओमेगा नॉट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। या हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ये जो टर्म है 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट एल और 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का माइनस 1। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इफ एक्स इज वेरी लेस देन 1। तो इसमें भी डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो है ओमेगा नॉट से काफ़ी छोटी है, तो ये टर्म जो है 1 से कम है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, विल गेट 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। या ओमेगा नॉट एल कॉमन लेंगे इसमें से और इस टर्म को इसमें माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। और ये टर्म हम निकाल सकते हैं, कौन सी, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ये कितनी आ जाएगी, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। और ये टर्म क्या होती है, हमने इनमें डिफाइन किया था Q को, तो Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। या अगर हम ये इक्वेशन यूज करें तो ओमेगा नॉट एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, और वी कैन राइट Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू आर। तो इस इक्वेशन से हम जो है इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट एल सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमें कितना मिलेगा, इस इक्वेशन से देखें तो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर और इसकी जगह रखेंगे हम 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, विल गेट अंडर रूट एल अपॉन सी। इससे निकालेंगे तो भी हमारी सेम वैल्यू आएगी, वी कैन राइट Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है XL और इधर क्या है ये XC। ठीक है, तो Q किसके इक्वल है, XL अपॉन R। या हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू XL अपॉन R, या हम लिख सकते हैं IM इंटू XL अपॉन IM इंटू R। इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। इससे निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू XC अपॉन R, इट मीन्स IM XC अपॉन IM R, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो हम Q फैक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस L
और C and voltage across R at resonance. Resonance पे जो वोल्टेज का रेशियो होता है that is also called Q factor. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक यही रहेगा LCR सर्किट का। इसमें हम पावर डिस्कस करेंगे कि पावर कितनी होती है LCR सर्किट, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।